नमस्कार दोस्तों, सविता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी गुणवाचक विशेषण और उसके साथ साथ संख्यावाचक विशेषण की, और अब अगली क्लास में हम बात करने जा रहे हैं विशेषण के अन्य भेदों के बारे में। तो हम तीसरा भेद देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अभिप्राय होता है मापतोल। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। उदाहरण, सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, या फिर 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, कुछ लीटर की बात होती है या मिलीलीटर की अगर बात होती है तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर द्रव्यवाचक संख्या एकमात्र विशेष्य होती है। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, तो यहाँ पर दूध कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। अब इसकी जो मात्रा है वो हम नहीं बता पा रहे हैं, वो निश्चित नहीं है, थोड़ा बात हुई है। तो इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण को भी पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा निश्चित मात्रा वाले और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित मात्रा वाले। और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। तो यहाँ पर 4 क्विंटल क्या है? एक निश्चित मात्रा का बोध कराता है, लेकिन थोड़ा है या फिर कुछ है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या बताते हैं? अनिश्चितता को बताते हैं। तो इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, माप तोल का बोध कराए उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। तो यहाँ सब क्या बात हो रही है कि यहाँ पर एक निश्चित मात्रा की बात हो रही है। दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सब, धन, कुछ, दूध, बहुत पानी। तो यहाँ पर निश्चितता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है? तो ऐसे वस्तुएं जिनकी नापतोल की जा सके उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें यहाँ पर जब कुछ आया है तो एक परिमाणवाचक विशेषण की बात हुई है, किसी द्रव्य की बात हुई है। लेकिन जिन वस्तुओं की हम गिनती कर सकते हैं वहां पर संख्यावाचक विशेषण का उपयोग होता है। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो वो गिनती के लिए होगा। तो ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में मुख्य अंतर है। अब नेक्स्ट जो विशेषण का प्रकार है बहुत ही मुख्य विशेषण का प्रकार है जिसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। कई बार कुछ शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की ओर तो संकेत करते हैं, लेकिन वो सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले लग जाते हैं और उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। उस अवस्था में उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जैसे हम दूसरे शब्दों में पहले देख लेते हैं कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आ जाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है कि संज्ञा से पहले जब कभी सर्वनाम आ जाए और उसके संकेत करते हुए विशेषण के रूप में अगर वो प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाएगा। वह गाय दूध देती है, तो यहाँ पर जो वह है हम अगर ऐसे ही देखेंगे तो ये सर्वनाम लगेगा, लेकिन ये गाय से पहले आ गया है, यानी संज्ञा से पहले आ गया है और उसकी ओर संकेत कर रहा है। दूसरे उदाहरण है कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी में पुस्तक से पहले क्या आ गया है? यह आ गया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ चौथा प्रकार हमने देख लिया, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो भला अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम का अभिप्राय ये है कि जब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सके उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। लेकिन जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह रथ आ रहा है, यह कार मेरी है, यह इमारत बहुत ऊंची है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये विशेषण की तरह काम करेंगे, यहाँ पर यह, इसलिए यह एक सार्वनामिक विशेषण की तरह लिया जाएगा।
तो पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण यानी ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हों उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि इलाहाबाद एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लखनऊ, बनारस, तो इलाहाबाद से अगर इलाहाबादी बना है, जयपुर से जयपुरी बना है, बनारस से बनारसी बना है, लखनऊ से लखनवी बना है, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रकार है संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताए उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। ये प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या क्रिया विशेषण अथवा क्रिया से मिलकर बनते हैं। संबंधवाचक विशेषणों से सूचित होता है, अब क्या क्या से हम बता सकते हैं, जैसे वस्तु का लक्ष्य, जैसे व्यापारी बेड़ा। देश या जाति से संबंध, यानी भारतीय है तो भारत से संबंध बताएगा। रूसी जो शब्द है वो रूस से संबंध बताएगा। बंगाली यानी बंगाल से संबंध बताएगा। स्थान या वस्तु से संबंध, पहाड़ी, रेगिस्तानी, फौलादी, रेशमी, ऊनी, ये किसी स्थान या वस्तु से संबंध को बताने वाले, विशेषता बताने वाले विशेषण हैं। अगला हो जाएगा विज्ञान, राजनीति, सामाजिक जीवन आदि से संबंध। इससे संबंधित हो जाएगा वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, ये विज्ञान या राजनीति से संबंधित हो जाएगा। तो ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताएं उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन या विशेषण की अवस्थाएं या विशेषण की तुलनाएं क्या होता है, तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेषणों के गुण और उनके अवगुण की तुलना करी जाती है, जहां पर भी तुलना शब्द आ गया तो उसे कहा गया है तुलना बोधक विशेषण। अब इस हिसाब से तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलना के आधार पर हम विशेषण को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था होती है उत्तम अवस्था। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ये क्या है, तुलना बोधक विशेषण कह सकते हैं या तुलना के आधार पर विशेषण के तीन अवस्थाएं कह सकते हैं। अब पहली जो अवस्था है जिसे कहा गया है मूलावस्था, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष को बताने के लिए जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं तो वो उसकी मूलावस्था होती है। हमने जो पहला जो टाइप देखा था गुण के आधार पर, तो वहां पर अगर हम सामान्य गुण या दोष बता रहे हैं तो वो उसकी मूलावस्था होगी। जैसे कमल सुंदर फूल होता है, आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, ऐश्वर्या खूबसूरत है, वह अच्छी विद्यार्थी है। तो यहाँ पर इसमें मूलावस्था में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है, एक सामान्य विशेषता हमने बताई है लेकिन हमने कोई भी तुलना नहीं की है, तो उसे कहा गया है मूलावस्था। उसके बाद आती है उत्तरावस्था, यानी अब हम दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना शुरू हो गए हैं। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तो उस विशेषण को उत्तरावस्था कहा जाता है। अब जैसे यह पुस्तक उस पुस्तक से मोटी है, यानी एक पुस्तक इसमें पतली होगी और दूसरी मोटी होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया है, तुलना हो गई है। सीता गीता से अधिक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर वापस क्या हुआ है, उत्तरावस्था में कंपैरिजन जब होता है उसे उत्तरावस्था कहा गया है। दो वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होने लगी। और तीसरी अवस्था होती है उत्तम अवस्था। उत्तम यानी होता है सर्वोत्तम, तो यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है जब दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक तो सर्वोत्तम होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी और दूसरी एकदम निम्न होगी। अगर इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है तो उसे अवस्था को कहा जाता है उत्तम अवस्था। दूसरे शब्दों में जिस विशेषण से किसी वस्तु की विशेषता को अन्य सभी वस्तुओं की विशेषता से अधिक बता दिया जाए उसे उत्तम अवस्था कहा जाएगा। कपिल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है यानी उसमें बहुत या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में भी कंपैरिजन हो गया और उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। दीप सबसे घटिया विचार वाला लड़का है, ये क्या हो गई, उत्तम अवस्था हो गई। चाहे हम उत्तम अवस्था में व्यक्ति की सबसे श्रेष्ठता बताएं या सबसे बुरे अवगुण को बता दें,
तुम सबसे सुंदर हो। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। यानी हम देख रहे हैं यह जो विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था को बताता है उसे उत्तम अवस्था कहा जाता है। अब कैसे हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लघु, तो लघु एक मूलावस्था है। लघुतर, यह वस्तु दूसरी वस्तु से लघुतर है तो वो उसकी उत्तरावस्था होगी, और लघुतम उत्तम अवस्था होगी। इसी प्रकार से अधिक मूलावस्था का शब्द है, उत्तरावस्था के लिए अधिकतर, उत्तम अवस्था के लिए अधिकतम। कोमल के लिए कोमलतर उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था कोमलतम। सुंदर मूलावस्था होगी, सुंदरतर उत्तरावस्था होगी और वह सुंदरतम उत्तम अवस्था होगी। उच्च उच्चतर उच्चतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, निकृष्ट निकृष्टतर निकृष्टतम, महत महत्तर महत्तम। तो ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। इस प्रकार हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया में कुछ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जा सकती है और विशेषणों को बनाया जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।